तो बच्चों, मैंने दोनों क्लासेस में सरफेस टेंशन की बेसिक लर्निंग, यूं कह लीजिए कि बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग ऑफ सरफेस टेंशन मैंने शुरू करवा दी थी। आगे प्रोसीड कर लेते हैं। और मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से मैंने सरफेस टेंशन को फोर्स ऑफ कोहेजन से, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स से रिलेट किया है, ये बहुत अच्छे से वेरीफाई भी हो जाएगा। तो कुछ बातें करते हैं। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को क्वांटिटेटिवली, मापात्मक रूप में डिफाइन एक बार मैं कर देता हूं। ठीक। और फिर देखो वो जो डेफिनेशन, तब हम उसको ठीक मानेंगे कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने बात बनाई है, क्या जो मॉलिक्यूल सरफेस लेयर में है वो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से लिक्विड के इंटीरियर की तरफ खींचेंगे। इसलिए सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहना चाहेंगे, इसलिए सरफेस मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहेगा, इसलिए ही सरफेस खिंचाव में यानी टेंशन में रहेगा। तो सरफेस के खिंचाव को एक फिजिकल क्वांटिटी के जरिए हम डिफाइन करेंगे, एक फोर्स के जरिए डिफाइन करेंगे, बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ के जरिए डिफाइन करेंगे क्वांटिटेटिवली। और वो जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है और जो क्वालिटेटिव बात है, जो गुणात्मक बात है, जो कंसेप्चुअल बात है, उसको वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये उसका टेस्ट होगा, यूं कह लीजिए एसिड टेस्ट होगा, वो भी हम करने जा रहे हैं। तो क्या करें बच्चों, किसी किसी लिक्विड का ये कोई सरफेस है, ऐसे मैंने लिक्विड के सरफेस को दिखा दिया है, सरफेस दिखाया बच्चों। जरूरी नहीं लिक्विड का सरफेस प्लेनर हो, कर्व भी हो सकता है। तो कोई लिक्विड का सरफेस है बालकों, हमने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन खींच दी। आई हैव ड्रॉन मीन्स इमेजिन्ड ए लाइन ऑन द सरफेस। अगर सरफेस प्लेनर है, अगर सरफेस प्लेनर है तो लाइन सरफेस पे होगी, नहीं तो सरफेस के टेंजेंशियल लाइन हो जाएगी। ठीक। तो पूरी स्ट्रेट लाइन ये सरफेस पे है। अब इस लाइन के इधर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, और इस लाइन के इधर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको एक थोड़ी सी बात बताऊं, आप बता देंगे तुरंत ही। इस रस्सी को इधर से भी खींच रखा है F4 से, इधर से भी खींच रखा है F4 से। तो रस्सी के अंदर टेंशन का फोर्स क्रिएट हो जाता है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज। तो टेंशन का फोर्स रस्सी के, हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को देखें, कोई भी क्रॉस सेक्शन देख लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन पे ये वाली रस्सी इधर खींची हुई है और ये वाली रस्सी इधर खींची हुई है। तो टेंशन का फोर्स तो प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो नेट फोर्स तो प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे 0 होगा अगर रस्सी एक्सेलेटेड नहीं है। तो अगर एक्सेलेटेड है तो हर थोड़ा सा सेगमेंट लेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ मास होगा। और इस प्रकार की बातें बहुत हो रही है। सपोज रस्सी एक्सेलेटेड नहीं है तो टेंशन का फोर्स जितना इधर उतना इधर है, एक्सेलेटेड है तो इधर टी है तो इधर टी प्लस डी टी, अगर इधर एक्सेलेशन है तो वगैरह वगैरह, ये चीजें आप जानते हो। तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 ही है। वो टेंशन, कभी सोचोगे टेंशन ही 0 है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बात कई बार बच्चे को परेशान कर देती है। टेंशन रस्सी के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन के एक साइड में जो खिंचाव का फोर्स है उसको ही देख के हम टेंशन बोल देते हैं, इतना टेंशन है जी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से लिक्विड के सरफेस लेयर को हमने देखा। लिक्विड के सरफेस लेयर को थोड़ा सा 3D इमेजिन करने के लिए, और जरूरी नहीं, आई टोल्ड यू, need not it be a planar surface, it can be curved surface as well, and many a times it will be curved surface। वो अभी आपके सामने प्रकट होंगे कर्व सरफेस। तो लिक्विड के सरफेस पे मैंने एक लाइन इमेजिन की, एंड आई कैन बेटर कॉल इट लाइन ऑफ द मोलिक्यूल्स। लिक्विड के मोलिक्यूल्स की मैंने एक लाइन कंसीडर कर ली लिक्विड के सरफेस पे। इट इज कर्व सरफेस, देन इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस।
तो इस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसको लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स इधर भी खींचेंगे, इधर भी मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, इधर भी मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे। और ये फोर्स किसके, ये कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है भाई। और सीधी सी बात है, यही फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कोहेसिव फोर्स है, यही तो लिक्विड के सरफेस को टेंशन में रखने के प्रति जिम्मेदार होगा, होना ही चाहिए। और इस फोर्स के जरिए हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ कोहिजन का फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है या उसके सरफेस में कितना जबरदस्त टेंशन होगा, वो इसके जरिए ही समझेंगे। और सिंपल सी बात है, अभी जो मैं डेफिनेशन इसके जरिए सरफेस टेंशन के मेजरमेंट को करूंगा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन सरफेस टेंशन की इसके जरिए करूंगा, वो डेफिनेशन मेरी तभी ठीक कहलाएगी जब इसी फोर्स के चलते लिक्विड का सरफेस अगर हमने छोड़ दिया, यार तेरे को जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट हो जा और मिनिमम एरिया बना ले, तो देखते हैं इसके जरिए वो एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी उसकी होगी या नहीं होगी, वो ऐसी टेस्ट होगा। फिलहाल तो आप देखो, इस लाइन के इस साइड में ले लें या इस साइड में ले, दोनों साइड में बराबर फोर्स है। इस साइड में जो भी फोर्स है, या तो इस साइड का किसी भी एक साइड का फोर्स ले लें, ये फोर्स ही हम सरफेस टेंशन का मेजरमेंट कंसीडर करेंगे। लेकिन बात अभी अधूरी है, कभी इतनी बात को ही छोड़ लेकर और आगे बात सुनना ही बंद कर दो। तो बच्चों, अगर इस फोर्स को, ये मैंने एल लेंथ की मॉलिक्यूल की एल लंबाई की, एल लेंथ की मॉलिक्यूल्स की लाइन ली है। इस लाइन के एक साइड के मॉलिक्यूल, इस लाइन के मॉलिक्यूल्स को जितने टोटल फोर्स से खींच रहे हैं, उसी फोर्स को यदि मैं सरफेस टेंशन का मापात्मक रूप लूं, यानी सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लूं, तो थोड़ी बात बुरी हो जाएगी। क्योंकि सेमी लिक्विड में अगर आप लाइन लंबी खींच दोगे तो लंबी लाइन पे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको इधर खींचने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी, यानी इस लाइन के ऊपर इधर ज्यादा फोर्स लग जाएगा। कोई भी एक साइड का फोर्स ले लें और छोटी लाइन ले ली तो उसके ऊपर कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उस पे ये फोर्स कम होगा। तो एक ही लिक्विड में सरफेस के खिंचाव की दो प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती ना। तो हमने क्या करना है, यूनिट लेंथ की लंबाई ले लेनी है, यानी किसी भी लिक्विड के सरफेस पे यूनिट लेंथ की लंबाई ली, यानी यूनिट लेंथ में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, उन मॉलिक्यूल्स को उस लाइन के एक साइड में सरफेस के टेंजेंशियल ही, ये फॉर सरफेस के टेंजेंशियल ही है, यानी सरफेस पे ही है। इस लाइन को, ये लाइन भी सरफेस के टेंजेंशियल है, नंबर वन। और इस लाइन को एक साइड में लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल जो खींच रहे हैं, ये फोर्स भी सरफेस के टेंजेंशियल ही है। तो ये फोर्स मैंने सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाना है इस फोर्स को। लेकिन ये लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करेगा। एक ही लिक्विड के लिए सरफेस का खिंचाव एक ही टाइप का होगा। तो यदि आप लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स की लंबी लाइन ले लेते हो, तो उस पे तो एक साइड में ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटी लाइन ले लेते हो तो कम फोर्स लगेगा। तो ये पूरा का पूरा फोर्स तो लिक्विड की सरफेस के खिंचाव की प्रॉपर्टी यानी गुण को ठीक से बताएगा नहीं ना। तो हमने जब भी कंपैरिजन करना होगा डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के सरफेस टेंशन को, तो लिक्विड के सरफेस पे जो लाइन लेंगे वो बराबर बराबर लंबाई की लाइन लेंगे, या सबसे बढ़िया तरीका बराबर बराबर लंबाई का लेने का क्या, यूनिट यूनिट लेंथ की लंबाई ले लेंगे। यानी अगर आपने एल लंबाई की अगर लाइन कंसीडर कर ली, तो उस पे जो भी फोर्स एक साइड में बैठा है उस फोर्स को एल लंबाई से डिवाइड कर दोगे। और यही अब फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन अभी टेस्ट करेंगे कि क्या ये बात ठीक है। बात ठीक होगी तो इस फोर्स के कारण लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहेगा। है कौन सा फोर्स? ये फोर्स ऑफ कोहेजन है। इसको मैं सरफेस टेंशन के रूप में अभी डिफाइन किया हूं। वी विल टेस्ट वेरी सून।
तो जो बात मैंने अभी कही है, इसको टी से ही डिनोट करेंगे, कोई स्टैंडर्ड सिंबल है नहीं, कुछ लोग इसको एस से भी डिनोट कर देते हैं, मैं टी से ही डिनोट करूंगा। तो लेट मी फर्स्ट, मैं यहीं पर बैठा हूं बच्चों, कई बार बैठता हूं। सरफेस टेंशन को इंटरमोलिकुलर फोर्स के रूप में मैंने डिफाइन कर दिया है। कैसे? वी इमेजिन ए लाइन tangential to the surface of liquid of length L. Then we take the force acting on one side of the line tangential to the surface, perpendicular to the line, and we divide that force by the length of the line. Then what we get is force per unit length of the line perpendicular to the line, where the line is tangential to the surface and the force is also tangential to the surface. This force per unit length, यहां पर दो तीन बातें बहुत ध्यान से सुननी है। नंबर एक तो लाइन सरफेस के टेंजेंशियल है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये फोर्स लाइन के एक साइड में ही है। नंबर तीन बात, ये फोर्स लाइन के परपेंडिकुलर है। अगली बात, ये फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल ही है। इस फोर्स को पर यूनिट लेंथ मैंने सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिया है। सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब डिफाइन तो मैंने कर दिया है, लेकिन शक है हमारे को भी, क्या इस फोर्स के जरिए सरफेस सचमुच खिंचाव में है? खिंचाव में है तो इस फोर्स के जरिए सरफेस, लिक्विड का सरफेस अपना मिनिमम एरिया बना लेगा? अभी देखते हैं क्या करें बच्चों। एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से बात ये कंफर्म हो जाएगी। हमने एक वायर फ्रेम बनाया, मैं कल जो एक्टिविटी करवाया उससे मुझे लगा कि ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी आपको क्लास में भी, और क्योंकि क्लास में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, हक से तो फिजिक्स की क्लास लैब में लगनी चाहिए और वहां पर सारे अरेंजमेंट बहुत आसानी से लैब अटेंडेंट करे, इस प्रकार का अरेंजमेंट हो तो बढ़िया है, लेकिन वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बच्चे हमारे पास ठीक हैं, तो क्लास इजी लग जाती है लैब में, तो अरेंजमेंट ठीक से हो नहीं पाता है। बट घर पे मेरे से जितना होगा, मैं सोच तो रहा हूँ कि ये कुछ कुछ एक्टिविटी कर करके वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। आसान आसान है, कुछ ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है, आसानी से हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, जो मैंने सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अभी करवाई, force of surface tension is quantitatively defined as force per unit length on the line of liquid molecules, where the line is drawn tangential to the force per unit length perpendicular to, I repeat, force per unit length perpendicular to the line and tangential to the surface, where the line is drawn tangential to the surface, is taken as the quantitative measure of the force of surface tension. तो ये बात मैंने समझा भी दी है, एक बार इस प्रकार से बोल भी दी है, नोट्स आपके पास है ही है। वेरीफाई करवा देता हूं, क्या हम जिस प्रकार से सोच रहे और जो हमने अभी डेफिनेशन की, ये ठीक है या ठीक नहीं है। ये बहुत आसान एक्टिविटी है, आई थिंक मैं ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा। मैंने एक वायर फ्रेम बनाया और इस वायर फ्रेम पे मैंने इस प्रकार की दो कुंडी सी बनाकर एक ऐसा वायर इस पे लगा दिया जिसको स्लाइड किया जा सके इस वायर फ्रेम के अंदर बाहर। समझ गए होगे आप। एक सोप सॉल्यूशन मैंने तैयार किया, जिसमें अच्छी खासा मैंने सोप, यानी अच्छा खासा सोपी सोप सॉल्यूशन है, और उस सोप सॉल्यूशन में मैंने इस वायर फ्रेम को डुबो दिया और इस वायर को पकड़ के बाहर खींच लिया। तो पता है क्या हो जाएगा, इसमें सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन जाएगी। फिल्म, फिल्म शब्द का मीनिंग आपको मालूम होगा बच्चों, ए फाइन लेयर इज कॉल्ड फिल्म। अक्सर ट्रांसपेरेंट लेयर के लिए फिल्म वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, अक्सर, बट नॉट नेसेसरीली।
अक्सर ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट पतली सी लेयर के लिए फिल्म वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली। फिल्म या फॉयल, एक पतली सी कोई लेयर को हम फिल्म या फॉयल बोल देंगे। तो एक फिल्म बन गई, किसकी फिल्म बन गई? सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन गई, पतली सी लेयर बन गई। ये सोप सॉल्यूशन की पतली सी लेयर बन गई। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अभी मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर रहा हूं, आपने बीच में कुछ पूछा होगा तो, क्योंकि आप कुछ बातें पूछोगे उन सब का आंसर अभी मिल जाएगा, तो शायद फिर वो बातें आप अपने आप ही डिलीट कर दोगे। तो ये सोप सॉल्यूशन की एक पतली सी फिल्म बन गई। अब ये जो वायर है विच कैन स्लाइड, इस वायर के सिर्फ एक ही साइड में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। इस साइड में तो लिक्विड है नहीं, खाली इसी साइड में लिक्विड है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस वायर के साथ बिल्कुल टच हुए हैं, उन सब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सोप सॉल्यूशन नाम के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे। इस फोर्स को देख लीजिए जरा, जो मैं अभी गाढ़े गाढ़े एरो बना के बता रहा हूं आपको। ये फोर्स, ये किस कारण से है? ये फोर्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण से। ये फोर्स इस वायर के परपेंडिकुलर है। ये वायर इस सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस है उसके ऊपर टेंजेंशियल है, यानी सरफेस पे ये वायर है। दिस इज ए लाइन ऑफ से ऑफ लेंथ L ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और इस वायर के एक ही साइड में मैंने फोर्स लगे वो अरेंजमेंट कर दिया है। इस साइड में तो लिक्विड ही नहीं छोड़ा मैंने, ठीक है। ये टोटल फोर्स F है जी, F। ठीक, तो सरफेस टेंशन को मैंने डिफाइन कर दिया है क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस प्रकार से मैंने सरफेस टेंशन को डिफाइन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये बताऊं मैं आपको, अरे यार तार में थोड़े ट्विस्ट पड़ गए बहुत ज्यादा, भी निकाल दूंगा। तो बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वायर मैं यहां पर छोड़ दूं और ये ऐसा कैसा रह जाए। इस वायर को यहां पर बनाए रखने के लिए मुझे कोई बाहर से, एक्चुअली बात ये है बच्चों, चलो अब तो मैंने एफ ही लिख दिया। इसको यहां पर बनाए रखने के लिए मुझे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहां पर बनाए रखना चाहता हूं तो मुझे इस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए रखना पड़ेगा। और जैसे इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देता हूं तो ये फोर्स इस वायर को इधर चला देता है। इधर चलाने का मतलब ही क्या है? अगर ये वायर इधर चलना शुरू हो गया, मतलब इधर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इधर खींच रहे हैं। और वो क्यों खींच रहे हैं? जिससे सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। यानी जो मैंने सरफेस टेंशन का फोर्स डिफाइन किया है, क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। टोटल फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन का फोर्स गुना में लेंथ। और ये फोर्स, ये सचमुच लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लाइन के ऊपर लगा है, और वो इस प्रकार ही लगा है कि उसका सरफेस एरिया कम करवा देगा। यानी ये क्या करेगा? ये फोर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और अंदर डुबा देगा। जैसे जैसे वायर अंदर आएगा, ये जो फिल्म है, ये फिल्म थिक होती जाएगी। थिक होने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स इंटीरियर में चलते चले जाएंगे, सरफेस पे और कम मॉलिक्यूल होते चले जाएंगे। तो ये छोटी सी एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको बताई, इस एक्टिविटी के जरिए जो मैंने सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताई थी अभी, वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बच्चों वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बतानी थी वो बता दी है बच्चों। और आप यहाँ पर अब तक कुछ नहीं समझ में अगर आपको आया तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखें जरा, पहले तो थोड़ा सा सरफेस टेंशन मान लिया इस लिक्विड का। एक चीज को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं, ये फिल्म है, फिल्म।
तो इस फिल्म के दो सरफेस होंगे। आई शो यू ए फिल्म, जैसे ये कोई मेरे पास कोई कागज है, आई हैव ए शीट ऑफ पेपर, ये कोई पेपर की शीट है मेरे पास, यही कोई फिल्म है जैसे। तो इस फिल्म के का एक तो सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ये वायर है जो मैंने यहां बना रखा है, ये वायर जो मैंने यहां बना रखी, कैसे ही आप सोच लीजिए, ये वायर जो मैंने बना रखा है, इस बोर्ड को देखे कैसे भी देखें, तो इस वायर के ऊपर इधर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स भी खींच रहे हैं, इधर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स भी खींच रहे हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण इस वायर पे इधर भी फोर्स है, कितना T इंटू एल, और इधर भी फोर्स है T इंटू एल, और ये मैंने ले लिया टोटल फोर्स। तो प्लीज ध्यान रखना ये टोटल फोर्स है वायर पे। तो F टोटल मैं लिखूंगा, तो मुझे थोड़ा सा इसको, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी थी सरफेस टेंशन की, अगर बात करूं, क्योंकि इस लिक्विड के लेयर के फिल्म है, पीछे भी सरफेस है, इसके आगे भी सरफेस है, सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ एल है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड इस वायर के ऊपर इधर भी लगा है कितना T इंटू एल, और उधर भी लगा है T इंटू एल, तो टोटल इसमें फोर्स लगेगा 2T इंटू एल। तो यदि इस वायर को यहां पर इक्विलिब्रियम में होल्ड करना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना लगाए रखना पड़ेगा, 2T इंटू एल लगाए रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और यदि मैं ऐसा करूं कि यहां पर कोई स्प्रिंग लगा दूं, बहुत ज्यादा स्टिफनेस के स्प्रिंग की जरूरत नहीं है, और कैलिब्रेटेड स्प्रिंग है, यानी ऑलरेडी मुझे मालूम है इस स्प्रिंग का K कितना है, और इस स्प्रिंग में मैं क्या देख लूं, कितना एक्सटेंशन हुआ है इक्विलिब्रियम में, तो उसके जरिए मुझे क्या पता चल जाएगा, स्प्रिंग फोर्स पता, स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा, ये स्प्रिंग को इधर खींच रहा है, तो KX हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो इससे T की वैल्यू पता चल जाएगी, K इंटू एक्स, एक्स नोट ले लूं इक्विलिब्रियम इसका एक्सटेंशन, K इंटू एक्स नोट डिवाइड बाई 2L। इस प्रकार से सरफेस टेंशन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो जाएगी। देयर आर मेनी वेज, बट वन सच वे इज दिस। यहां ये जो हमने सरफेस टेंशन की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अभी की है, और मैंने कहा था ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हम तभी सच मानेंगे कि अगर ये डेफिनेशन आज सुबह से जो हम सरफेस टेंशन का कंसेप्ट बनाकर चलते आ रहे हैं कि ये भाई कोहेसिव फोर्स के कारण है, और फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस के बजाय अंदर वाले मॉलिक्यूल जब उसको बुलाते हैं आ अंदर आ, तो अंदर डूब भी खा जाते हैं, वही सरफेस के ऊपर बने रहेंगे जो अंदर डूब भी नहीं खा पाए, उसके कारण से लिक्विड का सरफेस खिंचाव पे है। और फिर सरफेस टेंशन की हमने फोर्स की डेफिनेशन कर दी, क्या लिक्विड के सरफेस पे एक लाइन ले ली, उसके एक साइड में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स ले लिया। तो सचमुच ही ये जो डेफिनेशन है वो अगर हमारी कंसेप्चुअल बात को अगर सेटिस्फाई करती है, तो इस फोर्स के कारण से लिक्विड अपना एरिया मिनिमम करना चाहेगा, और कर रहा है, सारा डेमो हो गया है। मतलब थ्योरेटिकल डेमो और प्रैक्टिकल डेमो में फिजिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा, कोई बात कोई आपने पूछनी हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं आगे और पढ़ाता हूँ। हाँ नमन, बिल्कुल सरफेस के अरे बेसिकली तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है ना, सॉरी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स ऑफ कोहेजन है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स भी, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उन पे अंदर की तरफ लगने वाला भी, वही तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी फोर्स ऑफ कोहेजन के रूप में तो सरफेस टेंशन हमने डिफाइन करना था, लेकिन डेफिनेशन हमने ऐसी भी तो लेनी है
जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऐसी भी तो लेनी है जो हमारे को मेजरमेंट में भी सहायता करे। अभी देखो, वो तो सुबह हो ही गया, सरफेस टेंशन मैंने आपको समझा ही दिया, किस कारण से है, फोर्स ऑफ कोहेजन के कारण से है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींचे हुए हैं उस फोर्स के कारण से। लेकिन अंदर की तरफ खींचे हैं उसको तो फिर मेजरमेंट में हम कर नहीं सकते हैं ना। अब वो कुछ कर भी, अब ये भी देखो जरा, कुल मिलाकर तो सारे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ही हैं। इस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल तो इसको इधर खींच रहे हैं। अगर सरफेस पे लाइन लेते तो इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं। सरफेस से रिलेटेड, सरफेस का एरिया कम होते हुए देखना है हमने। तो डेफिनेशन भी हमने ऐसी बनानी है कि उसको हम वेरीफाई भी कर सकें। अदरवाइज तो सारी थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो हो ही गई है सुबह, लेकिन उसमें कोई क्वांटिटेटिव मेजर तो आ नहीं पाता ना, समझ रहे। तो इसलिए हमने इस प्रकार से डिफाइन किया, इसको होता हो भी देख लेंगे, वेरीफाई भी कर लेंगे, मेजरमेंट भी कर लेंगे। और बात सच भी है। अगर सचमुच ही हमने देखो, है तो ये कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अलावा नमन और तो कोई फोर्स है नहीं, और हो तो बताओ, पहले तो बताओ क्या ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है? ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो इसके रूप में हम क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? डिफाइन कर देंगे तो मेजरमेंट भी हो जाएगा। सरफेस के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ देखो, इसके अंदर की तरफ खींच तो रहे हैं इससे, इसी के कारण से तो अंदर की तरफ खींच गए। जैसे जैसे वायर चलेगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा अंदर डूबी खा जाएंगे। एक बच्चा और भी कुछ पूछ रहा था, नमन, एक बार टू, ओके। अनन्या आप क्या करें, एक कागज की शीट फाड़ लें अपनी, एक कागज की शीट ले लें। जैसे कागज की शीट ये उसका किनारा है। कागज की शीट जैसी तो फिल्म होती है, फिल्म के कितने सरफेस होंगे बेटा? ये जैसे फोन है, फिल्म का ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लाइन है, जो ये वायर होगा। तो इस लाइन को लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर भी खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं। इधर देख लो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लाइन है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इस लाइन को, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की ये लाइन, ये जो वायर है, वायर के रूप में लेते हैं ना, तो वायर के साथ लिक्विड का ये सरफेस भी टच में है, ये सरफेस भी टच में है। सरफेस टेंशन का फोर्स किसी भी एक सरफेस पे, एक्चुअली ये वायर बन गया ना बेटा, ये वायर तो इधर इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के भी टच में है और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के भी टच में है। तो इस वायर को तो इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी इधर खींच रहे हैं, कितने फोर्स से, टी इंटू एल से। और इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी खींच रहे हैं, कितने फोर्स से, टी इंटू एल से। तो इस वायर पे कुल कितना फोर्स अंदर की तरफ लग गया, लिक्विड के अंदर की तरफ। इधर लिक्विड का अंदर ही हो गया ये सरफेस पे, ये और अंदर की तरफ खींचेगा तो मॉलिक्यूल और ज्यादा अंदर डूबी खा जाएंगे। तो इस पे कुल कितना फोर्स लग गया इधर, 2t इंटू एल लग गया ना। बस यही बात बतानी थी। और 2t इंटू एल को बैलेंस कौन करेगा? अगर इस वायर को मेंटेन करना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स। अरे ना, समझ में आ गया? सर, will this force will go on reducing area if no external force is there? Yes, it will go on reducing. और तब तक जब तक ये वॉल्यूम इस जिसमें जितना भी लिक्विड है उसका मिनिमम एरिया ना हो जाए, अल्टीमेटली फिर ये एक बूंद बन जाएगी। और बूंद अगर ग्रेविटी है तो बूंद बन के फिर टपक जाएगी। समझ गए प्रियांशु? ओके, तो भाई अब कुछ और भी करना है हमने। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को एक और क्वांटिटेटिव तरीका ये तो ही गया, एक तरीके से और भी हम करेंगे। दोनों कन्वर्जेंट है, एक ही बात को दूसरे दूसरे तरीके से कहने वाली बात है। ये चीज मैं स्प्रिंग हटा रहा हूं, जिससे स्प्रिंग तो मैंने इसलिए शो कर दिया था। इस वायर पे मैंने इधर कोई फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 2t इंटू एल है, ये इक्विलिब्रियम में है। ये एक्सटर्नल फोर्स लगाए लगाए अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दूं,
थोड़ा सा और स्ट्रेच करूंगा नमन। नमन सपोज ये यहाँ से x डिस्टेंस, नॉट ओनली नमन, आई एम आस्किंग दिस टू ईच एंड एवरी। नमन रिस्पॉन्ड कर रहा था इसलिए नमन का नाम ले दिया मैंने। द क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन। इसको बच्चों मैंने वायर को इस एक्सटर्नल फोर्स को लगाए लगाए इसके जो इक्विवेलेंट अपोजिट है dx और ज्यादा इसको खींच दिया, ये वायर यहां से खींच के यहां आ गया। ठीक है बच्चों, कितना खींच दिया? dx खींच दिया। तो क्या होगा बताओ, जल्दी से बोल दो बालकों। मेरा वायर ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया इसमें, इसके बट खोल लेता हूँ। लिखा होगा कुछ बच्चों ने। निखिल प्रियांशु राव ने लिखा है इतना वर्क हो जाएगा। बिल्कुल ठीक लिखा है। कुछ और बात भी, ये बात तो होगी होगी। निखिल ने भी सेम बात लिखी है। रोहित ने भी बिल्कुल ठीक बात लिखी है। नो अनन्या, आप कुछ और सोच गए हो। मैं, आप भी कुछ और सोच गए हो। नमन, आपने बिल्कुल ठीक बात लिखी है। महक ने मिटा दिया है। बच्चों ऑफ कोर्स कुछ बच्चों ने वर्क की बात लिखी है, वो ठीक बात लिखी है। वो अगली बात होगी प्रियांशु, वो देखेंगे हम क्या होगा। वो जो तुम बोल रहे हो वो होगा या उससे उल्टी बात होगी, वो तो हम भी देखेंगे, वो तो न्यूमेरिकल करवाएंगे। फिलहाल आपने सबने बात, जिन बच्चों ने लिखा है वो ठीक लिखा है। बट मैं कुछ और पूछना चाहता था, तो मेरा क्वेश्चन ही खुद इतना क्लियर नहीं था। देखो पहले बात तो ये, जैसे इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगी फिल्म। स्ट्रेच हो जाएगी मतलब क्या होगा? सरफेस पे और मॉलिक्यूल आ जाएंगे। सरफेस पे और मॉलिक्यूल कहां से निकल के आएंगे? अरे ये लिक्विड का है, ये सरफेस, इसकी सरफेस इधर भी है इधर भी है, और दोनों सरफेसों के बीच में क्या लिक्विड भरा हुआ है। हालांकि बिल्कुल पतली फिल्म है, तो अंदर से लिक्विड निकल निकल के सरफेस पे आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो अंदर डूबी खा रहे थे वहां से निकल निकल के किस पे आएंगे? सरफेस पे आएंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे। पर मॉलिक्यूल एवरेज सरफेस एनर्जी यू बार ली थी मैंने आज क्लास में। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस। याद करो आज की क्लास की लर्निंग। तो यदि इसको मैं स्ट्रेस करूंगा बच्चों, तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। और सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ेगी? जितना नेगेटिव द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स होगा। शायद ये बात समझ गए होगे। प्रियांशु, नमन, आपने सबने ठीक लिखा है, सब बच्चों ने ठीक लिखा है, निखिल एंड एवरीवन। तो जब मैं इसको खींच के यहां ले जाऊंगा, तो जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है 2 × T × L, ये कितना काम करेगा? या तो एक्सटर्नल फोर्स के जरिए पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल ले, या कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के जरिए, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के जरिए निकाल देते हैं। 2T × L - dx कितना वर्क करेगा कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स? एंड समझ गए? एंड नेगेटिव द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो सरफेस एनर्जी में डी यू चेंज होगा। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा, तो टी इंटू 2 × L × dx is equal to change in surface energy. Now tell me what is this 2 × L × dx? डायग्राम देखो, जल्दी से बोल दो ये क्या है। हाँ, प्रियांशु आप गलत लिख गए हो, प्रियांशु आप गलत लिख गए हो। निखिल, निखिल नहीं बेटा नहीं, कुछ और लिखना था निखिल। रोहित आप बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रियांशु गड़बड़ हो गई है, राव प्रियांशु, प्रियांशु शर्मा नहीं है क्या आज क्लास में? रिधि, हाँ रिधि आप बिल्कुल ठीक लिख, रिधि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा आप क्लास में अटेंटिवली हो। महक थोड़ा सा ठीक करो, महक इसको। डिम्पी आप भी थोड़ा ठीक करो। निखिल बिल्कुल ठीक लिखे हो। नहीं प्रियांशु, अब भी वही गड़बड़ है जो पहले थी। दीपेश, वो तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज होगा ही दीपेश। मैं तो ये पूछ रहा हूं 2 × L × dx ये क्या क्वांटिटी है, ये किसके बराबर है? बिल्कुल ठीक लिखी है तनिष्का रुस्तगी, कृति बिल्कुल ठीक लिखी है, मुस्कान बिल्कुल ठीक लिखी है। हाँ प्रियांशु आप बिल्कुल ठीक लिखे हो। नहीं नमन आपने भी वही गड़बड़ की है जो प्रियांशु ने की थी। अंजलि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो। तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो। अनन्या बिल्कुल नहीं, अनन्या क्या लिख दिया बेटा आपने? कोई बात नहीं। सौम्या पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ममता पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मनीषा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, प्रीति पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, मेडिकल के बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो। ऋषिका नहीं बेटी, बट यू पार्टिसिपेट दैट्स गुड। हाँ बिल्कुल दिव्या ठीक लिखे हो। ब्रजेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। देखो बच्चों, जब ये वायर खींच के यहां से आएगा तो सरफेस एरिया में चेंज होगा 2 × L × dx। दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये फिल्म है, फिल्म के दो सरफेस होते हैं, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। जब इधर खींचेगा तो L × dx तो ऊपर वाला एरिया बढ़ेगा और L × x पीछे वाला एरिया बढ़ेगा। तो 2 × L × dx इज टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म। So T × dA is equal to du। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन एक और भी आ गई है। एनर्जी की टर्म्स में बहुत सारी आसानियां आ जाती हैं। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड, हालांकि ये फोर्स से ही निकल के आई है, एनर्जी की सारी बात फोर्स से ही, टॉर्क से ही निकल के आती है। तो सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन और हो गई क्या? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। लेकिन इससे एक डेफिनेशन और भी निकल जाती है, ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में आ गई। du इज इक्वल टू टी इंटू डी। उस समय सरफेस एनर्जी जीरो मान लो, जब एरिया जीरो था सरफेस का, अगर कोई ऐसी बात हो तो इसका इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। टी तो कांस्टेंट है, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो भैया इंटीग्रेट किया, डी का इंटीग्रेशन आ गया u माइनस जीरो, और ये इंटीग्रेशन आ गया t इंटू ए माइनस जीरो, यानी t इंटू ए। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन और भी एक आ गई है क्या? टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन हो गई हैं क्या? तीन बल्कि। सरफेस टेंशन का इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो बता दिया था, इसको बार बार बोलने में कठिनाई होती है, कई शब्द बोलने पड़ते हैं। एक डेफिनेशन ये आ गई क्या? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। एक डेफिनेशन, ये दोनों एक जैसी हैं लेकिन दोनों आपको करनी आनी चाहिए। सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों,
तो अब क्वेश्चन करने का वक्त आ गया है। चलो एक एक्टिविटी आपको और बताते हैं। आप अपने घर पे खुद भी करके देख लिया कीजिए। जरूरी थोड़ी है कि टीचर ही करवाए। साइंस के स्टूडेंट तो आप खुद हो, आपको खुद ही एक्टिविटी करके देखनी चाहिए। अगर इच्छा है तो खुद कर सकते हो। बच्चों, वायर फ्रेम के जरिए हमने कोई सोप फिल्म बनाई और वायर यहां पर हमने फिर बांध दिया बच्चों, किसी न किसी धागे से या किसी और तरीके से यहाँ पर ये इसको स्ट्रेच करके सोप फिल्म बनाई और ये वायर को यहाँ पर बांध दिया। वायर फ्रेम पे जो स्लाइड स्लाइड होने हो सकने वाला वायर था वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब क्या करें, एक लूप लें धागे का, पतले से धागे का कोई लूप लें और उस लूप को भी सोक कर लें सोप सॉल्यूशन में ही। सोप सॉल्यूशन में सोक कर लें और बहुत ज्यादा उसमें सोप सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसको निचोड़ भी लें जिससे वो गीला हो जाए सोप सॉल्यूशन से। और उस लूप को इस सोप फिल्म के ऊपर ऐसे टिका दें, ऐसे इरेगुलर से शेप का एक लूप लूप लूप। ये धागे का, पतले से धागे का लूप सोप फिल्म के ऊपर इस प्रकार से आपने ये इरेगुलर सी शेप का गिरा दिया। ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि इधर वाले मॉलिक्यूल्स सोप सॉल्यूशन के खींचेंगे, इसको इधर भी खींचेंगे, इधर भी है मॉलिक्यूल्स और इधर भी है मॉलिक्यूल्स, इधर भी है मॉलिक्यूल्स और इधर भी है मॉलिक्यूल्स, इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस वायर के प्रत्येक छोटे-छोटे इस लूप के प्रत्येक छोटे-छोटे सेगमेंट पे सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ भी हैं, बाहर की तरफ भी है। इस पूरे सेगमेंट सॉरी पूरे लूप के ऊपर इसके छोटे-छोटे छोटे-छोटे जितने भी डीएल एलिमेंट्स होंगे सब पे नेट फोर्स 0 होगा और ये लूप यूं का यूं इस पे पड़ा रहेगा। अब क्या करें, एक गंदा काम हम कर देते हैं। क्या गंदा, ये तो बिंदी बिंदी दिखा देता हूँ। क्या किसी हमने बदमाश बच्चे को बुला लिया। बदमाश बच्चा हमेशा जेब में या मुंह में कहीं ना कहीं एक कोई आलपिन पतली सी पिन पकड़े रखता है। तो पिन हमने इसमें बीच में चुभा दी, प्रिक कर दिया इसको। पिन से प्रिक करते ही बीच का तो सोप सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ये फिल्म फूट जाएगी। जैसे ही फूट जाएगी तो उसके तुरंत, यानी अब यहाँ पर कोई सोप सॉल्यूशन नहीं है, सोप सॉल्यूशन चारों तरफ ही है इसके। तो उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख दें। इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख दें। हाँ, प्रियांशु राव, बिल्कुल ठीक लिखे हो आप। हाँ, तो क्या हो जाएगा नमन, इसके बाद फिर कैसा दिखेगा? उल्टी बात लिख गई अनन्या। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखे हो प्रियांशु आप। हाँ, नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो। दीपेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। जिम्पी बिल्कुल ठीक लिखे हो। तनिष्का इज टाइपिंग। कात्यायनी बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी। रोहित बिल्कुल ठीक लिखे हो। तनिष्का, तनिष्का स्फीयर कहाँ से बनेगा बेटा इसमें? अंजलि सांगवान बिल्कुल ठीक लिखी है। कृति बिल्कुल ठीक लिखी है। सुमित बिल्कुल ठीक लिखे हो। तनिष्का बिल्कुल ठीक लिखे हो। गीतिका बिल्कुल ठीक लिखे हो। विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो। मुस्कान बिल्कुल ठीक लिखे हो। इस धागे के दिव्या बिल्कुल ठीक लिखे हो। ध्रुव बिल्कुल ठीक लिखे हो। क्या होना शुरू हो जाएगा भाई? निखिल बिल्कुल ठीक लिखे हो। ऋषिका बिल्कुल ठीक लिखे हो। तन्वी बिल्कुल ठीक लिखे हो। रिद्धि बिल्कुल ठीक लिखे हो। ललित बिल्कुल ठीक लिखते हो। ब्रजेश बिल्कुल ठीक लिखते हो।
मनीषा बिल्कुल ठीक लिखी हो। हैप्पी टू सी यू मनीषा है। ब्रजेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। महक बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी। सारे बच्चे ठीक लिखे हैं। प्रीति बिल्कुल ठीक लिखी है। बच्चों, इस धागे के सिर्फ बाहर की साइड में लिक्विड के मोलिक्यूल्स होंगे। वो लिक्विड के मोलिक्यूल्स धागे को खींचेंगे लिक्विड की तरफ। यानी लिक्विड का प्रत्येक सेगमेंट इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। तब तक खींचता जाएगा जब तक चारों तरफ लिक्विड का एरिया मिनिमम हो जाए। तो तब होगा जब इसके बीच में खाली जगह मैक्सिमम एरिया की हो जाए और कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। तो अपने आप में ये एक वेरिफिकेशन है। हमने जो सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट डेवलप किया और सरफेस टेंशन के फोर्स को इस प्रकार से डिफाइन किया। एक एक्टिविटी और भी है, फिर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। सपोज आपके घर में कोई, और सबके घर में होगा, कोई टब होगा, रेक्टेंगुलर वाटर टब हो या सर्कुलर हो, कोई भी हो। ये पानी का कोई भरा हुआ टैंक है आपके घर में, कोई छोटा मोटा टैंक है। इतना बड़ा हो तो भी एक्टिविटी हो जाएगी, इतना बड़ा होगा तो हो जाएगी। इस बोर्ड जितना बड़ा हो तो हो जाएगी, इससे छोटा आधा होगा तो भी हो जाएगी एक्टिविटी। उसमें पानी भर लें और आपके पास कोई खिलौना बोट होगी, वुडन या प्लास्टिक की या वुड की कोई टॉय बोट होगी आपके पास। बहुत सारे बच्चों के पास होती है, नहीं है तो खरीद लाएं कोई। कागज की नहीं चलेगी, कागज की नाव नहीं चलेगी, वुडन या प्लास्टिक की हो जो इस पानी पे फ्लोट करती रह सके। तो ये बोट आपने इस पानी के सरफेस पे छोड़ दी है, ठीक है। कुछ डूब गई है और फिर ये कुछ इसमें तैर रही है, ऐसे बोट है इसमें, राइट। तो क्या करें बच्चों, अगर इस बोट को आप चलाना चाहते हैं बगैर किसी इंजन की सहायता से, तो ऐसा करें बच्चों, इस बोट के इस साइड में किसी भी, या तो इधर या इधर थोड़ा सा, ऐसी कई साबुन आती हैं, आपकी मम्मी या मदर या फादर जानते होंगे। एक साबुन आती है रिन साबुन। रिन साबुन अगर बहुत ज्यादा उसमें पानी में रखते तो गली गली सी हो जाती है। तो रिन साबुन का एक छोटा सा पीस यहाँ पर, छोटा सा, ज्यादा नहीं, यहाँ पर अटैच करते हैं। पता है क्या होगा? ये बोट चलनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही इंजन लग जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका बोट का क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ। नीचे से बोट का क्रॉस सेक्शन ऐसे है। यहाँ पर लगाया था आपने साबुन का छोटा सा टुकड़ा, ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगा। तो इस इलाके का पानी सोपी हो जाएगा, जिसका सरफेस टेंशन काफी, ये वुड है, ये तो इधर तो बोट है, तो बोट की बॉटम दिखा रहा हूँ। तो सोप सॉल्यूशन के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको इधर खींचेंगे ऐसे, और इधर है प्योर वाटर जो इसको इधर खींचेंगे इस के किनारे के परपेंडिकुलर। तो मुझे बोट, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। तो मुझे बताओ ये बोट किधर चलना शुरू हो जाएगी? जल्दी से लिख दो, और ये करके देख लेना, चाहे आज ही, कल करके देख लेना। हाँ प्रियांशु, आप बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रियांशु राव। दीपेश, आप ठीक नहीं लिखे हो बेटा। तनिष्का बिल्कुल ठीक लिखे हो। निखिल उल्टा लिख दिए हो। योगिता बिल्कुल ठीक लिखे हो। मैक उल्टा लिख दिए हो। विवेक बिल्कुल ठीक लिखे हो। आप दोनों क्लासों में मैंने बताया था साबुन के पानी का सरफेस टेंशन काफी कम होता है एज कंपेयर टू प्योर वाटर। रिधि, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आपने कुछ और लिखा है बेटा। डिम्पी बिल्कुल ठीक लिखे हो। ब्रजेश आप बिल्कुल ठीक लिखे हो। निखिल बिल्कुल ठीक लिखे हो, अब ठीक लिखे हो। रोहित बिल्कुल ठीक लिखे हो। ध्रुव बिल्कुल ठीक लिखे हो। लेफ्ट साइड में चलनी शुरू हो जाएगी ये,
क्योंकि लेफ्ट साइड में प्योर वाटर जिसका सरफेस टेंशन का फोर्स काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोपी वाटर, जो सोप सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन काफी कम है, तो इसके ऊपर इस साइड में लगने वाला, राइट साइड में लगने वाला फोर्स कम है और लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ बोट चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी टू, बल्कि ये एक्टिविटी तो ये डेमो करने के लिए ज्यादा है कि सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन काफी कम होता है। कुछ चीजें हो गई हैं, अब एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की 9th या 10th या 8th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी जो जो किसी कंडीशन में ठीक होगी, जो मैं बताऊंगा आपको। अगर किसी कोई बॉडी को Q अमाउंट की हीट मिलती है, M मास की कोई बॉडी है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है, तो उसके टेम्परेचर में चेंज अगर थीटा है, तो अगर उसने Q हीट ली है, M मास की बॉडी है और स्पेसिफिक हीट उसकी कांस्टेंट है ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर, तो उसके टेम्परेचर में थीटा चेंज आ जाएगा। ठीक, अगर Q उसको मिलती है तो इतना टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? Q डिवाइड बाई MS। और अगर हीट उससे बाहर निकलती है तो इतना टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो MS थीटा करके आपने 9th या 8th या 10th, आई डू नॉट नो आपके करिकुलम में कब थी ये। अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसको सोल्व करके बताएगा। एन छोटी 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 आइडेंटिकल ईच ऑफ रेडियस आर, बूंदे हैं, ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स, आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स हैं ऑफ ए लिक्विड, ईच हैविंग रेडियस आर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज T, स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड इज S। तो क्या हुआ, ये बूंद आपस में मिलके एक बड़ा बूंदा बन गई, ये सारी आपस में कोलैस हो गई एंड दे मेक ए बिगर ड्रॉप, सिंगल बिगर ड्रॉप। ये एन छोटी 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 बूंदें थी, सारी बूंदें जुड़कर एक बड़ा बूंदा बन गई कैपिटल R रेडियस की। ठीक है, जिस लिक्विड की ये बूंद है उसकी डेंसिटी है रो, उसका सरफेस टेंशन है T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S। तो बताओ, जब ये सारी की सारी बूंदें बन के मिल के आपस में एक बड़ी बूंद बन गई, तो और जितनी भी सरफेस एनर्जी का कम ज्यादा होना होता है वो खाली हीट में ये कन्वर्जन होता है, assuming that whole of the surface energy is converted into heat। तो बताएं इस बूंद का टेम्परेचर नंबर 1 तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नंबर 2 कितना चेंज हो जाएगा। फाइंड द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ दिस बूंद, साथ में ये भी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। नमन, फोर्स ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक, बट लिक्विड और सॉलिड जब कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत सारी सिचुएशंस में फोर्स ऑफ एडिशन फोर्स ऑफ कोहेजन के को टक्कर देना शुरू कर देता है। अगर फोर्स ऑफ एडिशन पर यूनिट लेंथ फोर्स ऑफ कोहेजन से स्क्वायर रूट 2 टाइम्स भी अगर कम है, यानी फोर्स ऑफ एडिशन पर यूनिट लेंथ अगर फोर्स ऑफ कोहेजन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 है या उससे ज्यादा है, हालांकि फोर्स ऑफ एडिशन फोर्स ऑफ कोहेजन से तो कम ही है, लेकिन ऐसा फोर्स ऑफ कोहेजन फिर कोई कम नहीं होता। लिक्विड बहुत जबरदस्त चिपकता है किसके साथ? सॉलिड के साथ। अभी ये करवाने वाला हूं बेटा मैं, अभी तो फिलहाल जैसे मैं करवा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करें, इसको सोल्व करें।
स्फेरिकल ड्रॉप्स है बेटा, स्फेरिकल ड्रॉप्स। ड्रॉप्स अगर बोल दें और कुछ ना बोले तो आप स्फेरिकली समझना। स्फेरिकल ड्रॉप्स है सारी आइडेंटिकल, मैंने बोला आर रेडियस की ईच ड्रॉप है, ईच ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो ऑब्वियसली इट बिकम स्फेरिकल, है ना। ऋषिका, आपका भी आंसर ठीक नहीं है बेटा। रिधि ठीक नहीं है। प्रियांशु, आपका सारा ही ठीक है। प्रियांशु, आपने अब जो लिखा है और इससे पहले आप जो लिखे थे दोनों अपोजिट बात नहीं हो गई। अभी ये देखो, अभी आपका मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक आंसर। प्रियांशु राव, इससे पहले आपने सरफेस सरफेस एरिया बढ़ने पर आपने जो लिखा था और अब जो लिखा है दोनों अपोजिट बातें होगी ना बेटा। बिल्कुल कृति, ठीक लिखे हो। नहीं, मैं उल्टी बात लिखे हो। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो। रोहित बिल्कुल ठीक लिखे हो, बट कैलकुलेशन भी चाहिए मुझे। दीपेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रियांशु, आपकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो गई है। कृति से सेज व्हाट द क्वेश्चन इज। कृति, एन ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल ड्रॉप्स किसी लिक्विड की, ऑफ कोर्स स्फेरिकल ड्रॉप्स, ईच इज हैविंग रेडियस स्मॉल आर। तो वो पास पास थी तो सारी जुड़ के एक बड़ी ड्रॉप बन गई, सिंगल बड़ी ड्रॉप बन गई। डायग्राम देखो कैपिटल आर रेडियस की, तो सारी छोटी छोटी बूंद जुड़ के जब एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी, और जितनी भी सरफेस एनर्जी का चेंज है वो अगर हीट में ही कन्वर्ट होता है, तो पहले प्रश्न तो ये है कि इस जब ये सारी बूंदें जुड़कर एक बड़ी बूंद बन जाएगी तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सपोज इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज होगा, और सपोज डिक्रीज हुआ है तो कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। विवेक, सो गुड विवेक, सो गुड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। डिम्पी उल्टा लिख दिए हो। रिधि, रिधि थोड़ा सा कम, आपने जो लिखा अभी मुझे समझ में नहीं आया बेटा, आप क्या लिख रहे हो। बट यू आर ट्राइंग, दैट इज बेस्ट। नहीं, हु इज दिस, ये मिलन, थोड़ा सा और ठीक कैलकुलेशन करो बेटा। कतैनी, हाँ कतैनी, बिल्कुल ठीक लिखे हो, शाबाश। कितना होगा वो भी आप लिख दो। रचित ठीक लिखे हो। रिधि, ओके। नंबर एक तो बच्चों देखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए होगा, हाँ नमन आपने सारा ठीक लिख दिया, सो गुड। टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होगा बच्चों क्योंकि जब छोटी छोटी बूंदें जुड़ के एक बड़ी बूंद बनेगी, जब छोटी छोटी बूंदें जुड़कर एक बड़ी बूंद बनेगी तो सरफेस एरिया काफी डिक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया काफी डिक्रीज होएगा तो सरफेस एनर्जी काफी घटेगी, यानी सरफेस की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्मल एनर्जी में, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये तो है इसके पीछे कंसेप्ट। ठीक, और अब इसको हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। पहले तो आप बताएं क्या ये बात मेरी समझ में आ गई बालकों। रिधि आप भी देखो, आप 2-3 बार ट्राई कियो बेटा। ठीक है, ललित ने कैलकुलेशन ही कर दी है यार, बहुत अच्छा लड़का है ललित।
बिल्कुल ठीक लिखी है कृति। निखिल बिल्कुल समझ में आ गया है। तो भी कैलकुलेशन कर देते हैं बच्चों। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया या फिर चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इनिशियल कितना है? n इंटू एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई आर क्यू आर स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? 4 पाई बोल रहा हूं, आर स्क्वायर लिख रहा हूं और क्या लिख, एनीवेज आई करेक्टेड दैट। तो इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर लिक्विड, जो भी लिक्विड है, एक बूंद दो बूंद सबका कुल मिला कितना सरफेस एरिया है। अब फाइनल सरफेस एरिया क्या है? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? जो वॉल्यूम पहले था n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम 4/3। लिक्विड तो उतना ही है ना, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हमने काट दिया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू n की पावर 1/3 गुना में r। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में ये रिलेशनशिप आ गई। वॉल्यूम बराबर कर लिया बच्चों हमने। तो A2 एरिया देखते हैं। A2 एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कर दें तो n की पावर 2/3 और गुना आर स्क्वायर। तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू n रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और देखो जरा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये तो n है, ये n की पावर इसमें तो n की पावर 1 है, इसके n की पावर 2/3 है। तो A1 इज ग्रेटर एरिया। तो एरिया में डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया बराबर है A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू क्या? n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस A2 कितना? n की पावर 2/3 4 पाई आर स्क्वायर। n भी कॉमन निकाल लिया, 4 भी कॉमन निकाल लिया, पाई भी कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 1/3। सो दिस इज द डिक्रीज इन एरिया। कैलकुलेशन आसान सी आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना सरफेस एरिया डिक्रीज होने से सरफेस एनर्जी में कितना डिक्रीज हो जाएगा? अभी तो बताया था मैंने, सरफेस टेंशन इज चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा था, ये चीज भी डिक्रीज होगी, तो क्या लिखूंगा? डिक्रीज के लिए डेल्टा यूज नहीं करते, वो चेंज के लिए होता है। तो डिक्रीज लिखना ही पड़ेगा भाई, डिक्रीज नहीं, फिर नेगेटिव डेल्टा ही लिखना पड़ेगा। डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो दिस इज T इंटू कितना भाई? n इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 1/3। और जितनी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो गई। इक्वल टू क्या? हीट प्रोड्यूस्ड क्यू, यानी जो सरफेस एनर्जी में जो कमी हुई उतनी की उतनी थर्मल एनर्जी बन गई। एंड यू नो Q इज इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गई m इंटू s इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंटू n इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 1/3। m मास कितना लिखूं मैं? इसे डिवाइड कर देता हूं बच्चों, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। मास क्या है? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। टोटल वॉल्यूम इतना था ना, वॉल्यूम गुना डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ आ गया।
तो 4 पाई से तो 4 पाई हमने काट दिया, 3 ऊपर आ जाएगा, n से भी हमने n काट दिया और एक r से r की पावर 3 से r की पावर 2 काट दिया, नीचे r रह जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई r इंटू रो इंटू स्पेसिफिक हीट। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज कई 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 बार आया हुआ है। अब भी पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। उत्तर भी आपको यूं का यूं तो याद नहीं रहेगा, लेकिन शायद आपको अंदाजा आ जाएगा यहाँ पर 3 देखकर। नीचे आरपीएस आता है, आरपीएस स्कूल आपका, इसको रो को पी जैसा समझ लो, डेंसिटी को, नीचे आरपीएस समझ लो इसको, है ना? तो आपको याद भी हो जाएगा। किस किस बच्चे का, कई बच्चों का ठीक है, दे ऑल आर गुड, दे हैव डन वेल। तो बच्चों मुझे लगता है अब आज की क्लास में यही एंड कर देता हूँ, बाकी कल स्कूल में आपका काम कंप्लीट करवा दूंगा। और आपके नॉन मेडिकल वालों के पास बहुत ज्यादा काम है। आई थिंक उन्होंने पूरा काम कर लिया होगा। मेडिकल वालों के पास भी बहुत ज्यादा काम है। सरफेस टेंशन पे आपकी दोनों की किताबों में, नॉन मेडिकल वाले में और मेडिकल वाले में भी बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक जो काम है, तो मैंने जैसे इसलिए मैंने सारे डाले थे, है ना? अभी तो लेवल 2 भी बचता है मेडिकल वालों, नॉन मेडिकल वालों का। तो प्लीज आज रात तक, अभी जो भी आपका पढ़ने का टाइम है या सुबह का, उन क्वेश्चन को निपटाएं, मेडिकल वाले भी नॉन मेडिकल वाले भी। तो अभी मैं गुड नाइट कहने का टाइम आ गया बच्चों। गुड नाइट कृति बहन, क्लास को ऑफ कर दें।